कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों एवं बहनों का स्वागत है और झुमकी बहन की तरफ से जोहार और गंदरू भाई का भी जोहार है। किसान भाइयों, हमेशा की तरह हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्या। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषक मित्रों को 100% अनुदान पर दिया जाएगा स्पाइरल ग्रेन और सीड ब्रीडर। सरसों फसल में लाही कीट के नियंत्रण के लिए करें नीम निर्मित दवा का उपयोग। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद भारत। अब समाचार विस्तार से। वित्तीय वर्ष 2015-16 में कृषि विभाग की ओर से कृषक मित्रों को 100% अनुदान पर स्पाइरल ग्रेन और सीड ग्रीडर देने की योजना बनाई गई है। इस योजना पर कुल 10.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी इकाई योजना लागत 7,100 रुपए है। वितरण कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के कृषि पदाधिकारियों को आपूर्ति आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य में कुल 15,000 सीड ग्रेडर का वितरण किया जाएगा। झारखंड की कुल आबादी 3 करोड़ 29 लाख है, जिसमें 39 लाख किसान हैं। राज्य में कुल 79,71,000 हेक्टेयर जमीन है। इसमें 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 25,75,000 हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। 2 हेक्टेयर जोत के 83% किसान हैं। 70% भूमि पर एक फसलीय खेती की जाती है। राज्य में सालाना औसतन 1400 मिलीमीटर वर्षा होती है। इसमें 20% वर्षा जल का उपयोग होता है। राज्य में 11.3% सिंचाई की सुविधा है और फसल घनत्व 125% है। सरसों फसल जब शुरुआती बढ़वार की अवस्था में होती है तब आरा नामक कीट लगने का खतरा होता है। यदि फसल में आरा कीट दिखे तो सुबह के समय पौधों से कीट को निकालकर जमा कर ले, उन्हें खेत से दूर ले जाकर नष्ट कर दे। इसके अलावे लाही कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड या नीम निर्मित दवा का उपयोग करें। किसान भाई अगर वैसा है तो इसको चून करके मार दे तो ज्यादा अच्छा है। प्रारंभिक सुबह में अगर इसको चून करके मार दे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान लाही के द्वारा होता है। जब आकाश में बादल आ जाता है तो लाही का प्रकोप पूरा फसल को ढक देता है, चाहे फूल है, कोमल टहनियाँ है या फलियाँ हैं। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा 10 लीटर पानी में 6 मिलीलीटर या नीम से बना हुआ दवा का प्रयोग करें। निम्बेसिडिन है या निमेरिन है, अचूक है, 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर का घोल बनाकर के छिड़काव करें तो ये सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। शिमला मिर्च की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए फरवरी से मार्च तक फसल लगाने का काम किया जा सकता है। इस फसल से ज्यादा उपज लेने के लिए संकर उन्नत प्रभेद भारत या इंदिरा लगाएं। किसान भाई शिमला मिर्च की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए बलुई दोमट या लाल मिट्टी वाले खेत का चयन करें, जिसका पीएच मान 5.5 से 6.8 के बीच हो। मिट्टी का हल्का और भुरभुरा होना जरूरी है। बुआई में 375 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। इसमें कतारों और पौधे के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए शिमला मिर्च के संकर प्रभेद भारत या इंदिरा लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। आइए जानते हैं लत्तेदार सब्जी फसलों के लिए कीट और रोग रोधी उपाय। किसान भाई लत्तेदार सब्जी फसलों में फूल लगने के 10 दिन बाद फसल पर नीम सीड पाउडर एक्सट्रैक्ट 4% दवा या इंडोक्साबर्ग दवा आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। 2 छिड़काव 10-10 दिन के अंतराल पर करें। इससे फूल में रोग और कीट नहीं लगते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति सरायकेला में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1870 रुपए से 2000 रुपए, चावल मध्यम 2430 रुपए से 2600 रुपए, गेहूं 1530 रुपए से 1800 रुपए, दाल अरहर 11900 रुपए से 14000 रुपए, दाल मसूर 9480 रुपए से 9900 रुपए, सरसों तेल 9880 रुपए से 10000 रुपए, चीनी 2450 रुपए से 2700 रुपए, आलू 900 रुपए से 1100 रुपए और प्याज 1600 रुपए से 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। जिसमें आप अवगत हुए मौसम के मिजाज से, मंडी के भाव से और खेती बाड़ी से भी। किसान भाइयों, जानकारियां तो हमारे पास और भी है, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। गंदू भाई, हाँ? आज हम अपने किसान भाइयों को कौन सी जानकारी दे रहे हैं? झुमकी बहन, आज हम अपने किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दिलवाने वाले हैं। अरे वाह, हाँ। कौन सी जानकारी है? जिला गिरिडीह के जो परमाडी गांव है, वहाँ के किसान भाई, एक समय ऐसा था कि वहाँ के सभी किसान भाई पलायन कर गए थे, खाने पीने के लिए अपने दूसरी रोजगार का तलाश रहे थे। लेकिन आज की ऐसी स्थिति है कि हमारे किसान भाई जैविक विधि के द्वारा खेती करके बहुत अच्छी सब्जी उगा रहे हैं और हमको लगता है सालाना वो लाखों कमा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, अपने किसान भाइयों को लिए चलते हैं। चलिए परमाडी गांव के किसान भाइयों पर आधारित ये वृत्त चित्र देखते हैं। आज हम हैं गांव परमाडी में, जो कि गांडे ब्लॉक में है, जिला गिरिडीह में। यहाँ के किसान कई तरह के झंझावट और परेशानी से दो चार होते हैं। बगल से नदी बहती है, लेकिन यह नदी उनके लिए वरदान भी है, अभिशाप भी है। वरदान इस मद में कि उनको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन अभिशाप इसमें कि उनको यातायात के जो साधन हैं वो पूरे नहीं हो पाते। बरसात के दिनों में उनका गांव टापू बन जाता है और यहाँ से जाने के लिए उनको काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। लेकिन यहाँ के किसानों ने कुछ कृषि में प्रयोग किए, ठीक है, उनको कई तरह की परेशानी हुई, लेकिन आज यह गांव करोड़पति है और ये मैं झूठ नहीं कह रहा। आज मैं आपको इस गांव में लेकर आया हूं और इस गांव में किसानों की जुबानी हम सुनेंगे और आपको भी बताएंगे कि किस तरह से उनका विकास का जो है वो सफर रहा है। तो आइए मिलते हैं गांव वालों से और जानते हैं उसकी कहानी। आज़ादी के बाद देश में गांवों की स्थिति बदली है। बहुतेरे गांवों में पक्की सड़कें बनी हैं, बिजली की आपूर्ति की जा रही है, पलायन कमोबेश रुका है, लोग पढ़ लिख रहे हैं और खेती बाड़ी के आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन यह स्थिति सभी गांवों में नहीं है। दूर दराज के इलाकों में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां की भौगोलिक स्थिति विकट है, दुरूह है। कोई गांव चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है तो कोई नदियों से। बहुत सारे गांव ऐसे हैं
जहां बिजली के खंभे तो हैं, लेकिन बिजली की आपूर्ति नहीं होती है। कच्ची सड़कें हैं, कच्चे मकान हैं, कहीं पानी नहीं है तो कहीं संसाधनों का घोर अभाव है। लोग अब अनपढ़ नहीं हैं तो बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन दुरूह भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद कई जगहों पर मानव समाज फला फूला है, विकसित हुआ है। पूरे देश में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो प्राकृतिक दुरूहता के दंश को झेल रहे हैं, लेकिन झुके नहीं हैं। ऐसे गांव में भी लोग जीविका का साधन ढूंढ लेते हैं और अपना गुजर बसर कर लेते हैं। हाँ, आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां के ग्रामीण भौगोलिक दुरूहता को अपनी नियति मान लेते हैं और जीवन जीते हैं। पर मेहनत जब ज्ञान के साथ मिलकर राह तलाशती है तो सृजन के द्वार खुद ब खुद खुलने लगते हैं। ऐसा ही एक गांव है गिरिडीह जिला के गांडेय प्रखंड का परमाडीह गांव। 100 परिवारों वाले इस गांव की तस्वीर भी उन गांवों की तरह है जिसकी भौगोलिक स्थिति अन्य गांवों की तुलना में अलग है। परमाडीह में खेती योग्य जमीन है, लोग मेहनतकश हैं, छोटी मोटी पहाड़ियां हैं, प्राकृतिक सुषमा भी है। आज की तारीख में कच्चे पक्के मकान हैं और घर आंगन में हल बैल भी। लेकिन यह गांव बरसाती नदियों से इस तरह घिरा है कि यह यहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा बाधक है। आजादी के 68 वर्षों के बाद भी नदियों से घिरा यह गांव आज भी एक पुल के लिए मोहताज है। यहाँ जो है सो जब से देश आजाद हुआ है, हमको ज्ञान हुआ है, तब से हम देख रहे हैं। और ये जो प्रकृति की देन हम लोगों का नदी है सर, इससे लड़ते आ रहे हैं। और यहाँ तक कि हम लोग एमएलए, एमपी, विधायक सबके पास गए, मैंने पेन पेपर पर जितना था वो लिख करके दिए, कोई देखने वाला आज तक नहीं हुआ। गांव वासियों के लिए लंबे समय से कई परेशानियों का सबब रही है ये नदी। बरसात में यह गांव टापू में तब्दील हो जाता है। आलम यह है कि कई बीमार लोग बेहतर इलाज के लिए नदी पार ले जाए जाने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। कई एक बार तो ऐसा हुआ है सर कि नदी के किनारे ला करके रखते हैं, उस पार जब तक जाते आते हैं तब तक में बीमारी जो है एक्सपायर कर चुका होता है, मर जाती है। ऐसा कई घटना घटा है। और उस हालत में मैंने टांग करके उस पार ले जाते हैं, तब तक गाड़ी उधर से आती है, गाड़ी पर बैठा करके तब हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं। सामाजिक रिश्तों में भी अड़चन डालती है ये नदियां। दूसरे गांव के लोग शादी ब्याह के रिश्तों के लिए इस चाहते हैं। तो समस्याएं बहुत बड़ी है। एक तो बीमारी की स्थिति में, दूसरा की बच्चों की शादी में। दूसरे गांव के लोग अब चाहते हैं कि गांव में कम से कम सुविधाएं हों। यातायात की सुविधा नहीं होने से कोई अपनी लड़की को इस गांव में जाना नहीं चाहता। फिर इस गांव के लड़कियों को भी दूसरे गांव में जाने में समस्या हो रही है। तो एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। परंतु यह मिल बैठ के लोग सब करते हैं समाधान, लेकिन यह समस्या इतनी बड़ी है कि इसका समाधान के लिए अब सरकारी तंत्र को आगे आना चाहिए। नदी का पाट भी इतनी चौड़ी है कि गांव के लोग खुद के पैसे से नहीं बना सकते। 100 परिवारों वाले इस गांव में लोग पढ़े लिखे कम हैं। स्नातक की योग्यता प्राप्त व्यक्ति गांव में नहीं है। हालांकि हाल में स्कूल खुला है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। हमारे गांव में 100 घर का बस्ती है और हमारे गांव में पढ़े लिखे बहुत कम है, क्योंकि नदी नाले की व्यवस्था के कारण अनपढ़ है जो सारे आदमी। यहाँ एक भी ग्रेजुएट लड़का नहीं मिलेंगे आपको। और ये स्कूल जो देख रहे हैं, ये स्कूल हाल के स्कूल है, ये उत्क्रमित विद्यालय है। ये हाल में व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा। इसी में 5वीं कक्षा तक स्कूल है ये। हमारे गांव के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं 5वीं कक्षा यहाँ से। गांव नदियों से घिरा है। सामाजिक स्थिति ऐसी है कि लोग शादी ब्याह का रिश्ता यहाँ आवागमन के कष्ट के कारण करना नहीं चाहते। सड़कें कच्ची हैं और लोग अनपढ़ हैं। फिर भी आज की तारीख में हर घर में किसान औसतन 4 से 5 लाख रुपया सालाना कमा रहे हैं। खेती बाड़ी अपने शबाब पर है। लोग मेहनतकश हैं और महिलाएं भी स्वस्थ। कुछ कच्चे घर
दलान में तब्दील हो रहे हैं। तकरीबन हर घर में दोपहिया वाहन है। आखिर भूगोल का उपेक्षित यह गांव इतिहास रचने की दिशा में कैसे बढ़ा? हर व्यक्ति के जहन में यह बड़ा प्रश्न उभर कर आता है। आज से 10-15 वर्ष पहले परमाडीह गांव में खेती बाड़ी तो थी, पर इससे जीविकापार्जन करना बामुश्किल संभव हो पाता था। उस पर नदी का कहर। लेकिन वर्ष 2002 से यहाँ ग्रामोत्थान संस्थान खेती बाड़ी सहित कई अन्य विषयों पर ग्रामीणों को जागरूक कर रहा है। लोग पहले रासायनिक खाद से खेती करते थे। रासायनिक खाद के दुष्परिणामों को लोगों ने समझा। सदाई गोबरे से कर रहे हैं। तो गोबर से खेती करने में क्या फायदा होता है? फायदा, माटी भी अच्छा रहते हैं, खराब नहीं होते हैं। इसमें खाद डालिएगा तो माटी जल जाएगा, इसलिए हम लोग खाद से खेती नहीं करते हैं, गोबर से करते हैं। खेतिहर अब समझने लगे कि रासायनिक उर्वरक से मिट्टी खराब हो रही है और मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जैसे गोबर जैसे खाद देते हैं तो खाद में माटी जो है सो खत्म हो जाता है, और गोबर देने से माटी का हल्का रखता है जमीन को, और गाछ भी थोड़ा फलता है। और गोबर में ऐसी माटी में नहीं, ऐसी खाद में थोड़ा माटी जल जाता है और नुकसानी भी होता है, और खाने में भी थोड़ा टेस्ट नहीं लगता है। हालांकि गांव नदियों से घिरा है, लेकिन सिंचाई के लिए खेत और नदी के बीच की दूरी अधिक है। किसान एक नहीं बल्कि दो पंप के सहारे खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। पहले तो रासायनिक खेती होता था, अब हम लोग उन लोग को हटा दिया, अब हम लोग जैविक में आ गए हैं। तो हम लोग जैविक में ही अच्छा सोसाइटी है, फिर अच्छा देख रहे हैं, इसमें लाभ हो रहा है। फिर नदी हम लोग का है तो यहाँ पुल को कोई चीज़ का सिंचाई नहीं है, मशीन से लगाते हैं तो 2 मशीन लाते हैं तो इतना दूर तक पानी आता है यहाँ पे। तो हम लोग इसी तरह से किसी तरह झेलते आ रहे हैं, क्या करेंगे। और कृषि पद्धति में अंतर आया है। पहले दूर दराज के इलाकों में लोग काम करने जाते थे, कमाई सीमित थी। ग्रामोत्थान संस्थान के प्रयास, किसानों की जागरूकता और श्रमशीलता से अब पलायन रुका है। जब ग्रामोत्थान का आंदोलन शुरू हुआ था, जब हम आते थे इस गांव प्रवास के क्रम में, तो यहाँ तो आज जो सब्जी का खेती देख रहे हैं उस समय था ही नहीं, बहुत कम मात्रा में कुछ लोग लगाते थे। और जब हम लोग आते थे तो पहले यहाँ के लोग तो हम लोग के साथ बैठते ही नहीं थे, बात भी नहीं करते थे। और जब धीरे धीरे हम उनके सब्जी खेती और सारे प्रशिक्षण भी यहाँ किया, केंद्र पर भी बुला के किए हम लोगों ने, और जो यहाँ आए बताए लोगों को तो एक मित्रत्व व्यवहार हुआ। उसके बाद इन लोग का सिस्टम से जैसे देख रहे हैं कि ये पहले ये लोग लगाते थे, सब्जी शुरू किए लगाने के लिए पहले लगाते थे ज़मीन पर, और जो ये मेड़ है, मेड़ खाली पड़ा रहता था। तो इस मेड़ पर भी जैसे देख रहे हैं मूली लगा हुआ है, क्योंकि सारा मेहनत इनको लगा हुआ है, उसमें गोबर भी गया है, जैविक खाद भी गया है, कोड़ाई जोताई सब किया, लेकिन होता नहीं था। अब क्या है कि इनका इस पर भी जो है मेहनत का भरपाई हो जा रहा है। इसका असर खेतों में दिख रहा है। किसान वासुदेव अपनी खेत में पत्ता गोभी की खेती कर रहे हैं। फसल इतने सलीके से लगाया और उगाया गया है, मानो ऐसा लगता है कि वासुदेव ने मिट्टी की कैनवस पर फसलों की तस्वीर उकेर दी है। मेरा अनुभव तो कहता है, जब घाटा कैसे होता है, जब उपजाऊ करते हैं जिसमें मुनाफा होता है, तब सब्जी जो उपजा रहे हैं। तो यहाँ पानी की व्यवस्था कमी है, पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, 2 मशीन लगा के बहुत लंबी पाइप जोड़ के लाना पड़ता है। सबसे ज्यादा मुश्किल वही है पानी का। जैविक खेती के बारे में आम लोगों की धारणा को खारिज करते हैं परमाडीह के किसान। किसान बताते हैं कि जैविक खेती से उपजाई गई फसल की कीमत अच्छी मिलती है और यह टिकाऊ भी होता है। किसान घर पर रहकर पढ़ाई के साथ खेती भी कर रहे हैं। इसको जब आप बाजार में बेचने जाते हैं तो ग्राहक क्या बोलता है? ग्राहक क्या बोलता है, ज्यादा पसंद करता है, हरियाली ज्यादा आता है, खाने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। वर्मा जी, बहुत लोग बोलता है कि जैविक खाद अगर हम खेत में डालेंगे तो मेरा फसल जो पहले अगर मान लीजिए 10 क्विंटल होता था तो वो घट जाएगा, तो हम क्यों डालें? घटता नहीं, इससे जो अधिकतर बढ़ रहा है। आप देखिएगा, आप देखिए कि हरियाली क्या आ रहा है यहाँ का,
और दूसरे जगह का देखिएगा कि रासायनिक खाद का जो है से इस तरह से हरियाली नहीं आता। पहले सर अभी में कमाई में कितना अंतर आ गया है? बहुते अंतर आ गया, बहुते। अगर हम बात करें कि सालाना कितना कमा ले रहे हैं तो कितना कमा रहे हैं अभी? अरे सालाना 3-4 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। तो अगर आप नौकरी अभी कर रहे होते हैं, इसके बदले कहीं अगर अपने गांव से बाहर जाके तो इतना कमाते? नहीं, नौकरी में कमा नहीं पाते हैं, ठीक है। घर में जो हम लोग उपजाते हैं 4 घंटा 8 घंटा हमको खटना पड़ता है, ठीक है। उसके बावजूद में पढ़ाई अपना जारी रखे हैं। अब बाहर जाते हैं तो पढ़ाई जारी नहीं रख सकते हैं, और घर में रहते हैं तो पढ़ाई भी जारी रखे हैं और काम भी कर रहे हैं अभी। यानी आप जो है 4 घंटे की मेहनत, उसके बाद पढ़ाई और महीने साल का जो है लाखों का कमाई। लाखों का कमाई। आपको बहुत बहुत बधाई। परमाडी के किसान बड़े पैमाने पर सब्जी फसलों के साथ धान की खेती करते हैं। खलिहान में रखी धान की फसल और मेहनती किसान के विश्वास भरे शब्द इस बात की साक्षी है कि किसानों ने जैविक खेती की राह अपनाकर लोगों के लिए मिसाल कायम किया है। धान जो खेत में 2 मन होता है उसमें 3 मन होता है, 4 मन होता है। कैसा ही है? गोबर ज्यादा देने से पानी भी कम होता है, फिर भी उपजाऊ का दिक्कत नहीं होता है। और गोबर जिसमें नहीं देते उसमें उपजाऊ भी पानी भी ज्यादा देना पड़ता है। इस साल जो कि देखा गया है कि बारिश कम हुआ है ना? हाँ। इस साल जो है बारिश कम हुआ है, तो वैसे में आप लोगों के गांव में जो आप लोग जैविक खेती कर रहे हैं तो उससे क्या आप लोग के धान के फसल पे कोई असर पड़ा है या जो उत्पादन था वो उतना ही है? हल्का तो असर पड़ा है बारिश के चलते से सर। उपजाऊ के लिए तो गोबर के चलते से नहीं, बारिश के चलते से। हाँ। ग्रामोत्थान संस्थान ने मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा और किसानों की आमदनी के लिए न केवल एक पथ प्रदर्शक का काम किया है, बल्कि स्वावलंबन के अन्य रास्तों को भी खोला है। किसान प्रशिक्षण के द्वारा वर्मी कंपोस्ट, कीट नियंत्रक, जीवामृत बना करके और किसानों को आर्थिक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, ऐसा खेती करने के लिए बता रहे हैं। और साथ में अभी हम काफ़ी जोर है महिला सशक्तिकरण पे, उसके लिए आप लोग किस तरह का प्रयास कर रहे हैं? कौन से ऐसे कार्यक्रम जो है इस पूरे गांव में चला रहे हैं? उसके लिए तो सिलाई प्रशिक्षण का, जैसे वो खुद का अपना ये अर्निंग कर सकें, कमा सकें, इस तरह का हम लोग सिलाई प्रशिक्षण के माध्यम से कुछ फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से उन लोगों को बता रहे हैं, ताकि मशरूम उत्पादन या फिर जैसे अचार बनाना, ये सभी उन लोगों को बता रहे हैं। कभी न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित यहाँ की महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर थी। रक्त अल्पता की शिकायत का प्रतिशत काफी था। अब किसानों ने घरों में पोषण वाटिका विकसित की है, जो आवश्यकता अनुसार उन्हें सब्जी और फल उपलब्ध कराता है। से हर तरह का फसल, माने जैसे मिर्ची है, बैगन है, बंधा है, फूलगोभी है, आम है, फरसबीन है, आपका लहसुन है, प्याज है, 360 दिन उपलब्ध हम यहाँ से कर लेते हैं घर के खर्च के लिए। फल भी है, जब जैसा जरूरत पड़ा उस हिसाब से तोड़ करके खाने बैठे हुए हैं, मिर्ची तोड़ लेते हैं, सब्जी बनाना है बैगन तोड़ लेते हैं, इसलिए हम वाटिका लगा करके रखे हुए हैं। पोषण वाटिका एनीमिया की समस्या के समाधान का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। पोषण वाटिका एनीमिया इराडिकेशन का कार्यक्रम है। पूर्ण रूप से गांव से एनीमिया समाप्त हो, इसके लिए हम अस्थायी समाधान चाहते थे। उसमें से समझ में आया कि सरकार द्वारा जो आयरन की टैबलेट केवल बांटी जाती है, उससे अस्थायी समाधान नहीं है। हर किसान के घर में कम से कम फल सब्जी वर्ष भर खाने के लिए हो जाए तो एनीमिया का समस्या का समाधान हो जाएगा। उसमें से ही यह डिजाइन बनाया गया न्यूट्रिशनल गार्डन का, जिसमें वर्ष भर की फल और सब्जियां उन्हीं के घर में हो जाती हैं। लहलहाते फसलों ने परमाडी गांव के गैर खतिहरों के लिए भी रोजगार का साधन उपलब्ध कराया है। फसल अच्छी होती है, इसलिए उन्हें आसपास के जिलों में भेजने के लिए टोकरी की जरूरत होती है। ग्रामीण टोकरी बनाते हैं और इसकी खपत गांव में ही हो जाती है। उसी तरह कमाई होगा, किसी दिन 100-50 कभी कभी नहीं बनाएंगे तो क्या होगा। जब आप काम करते हैं, अच्छे ढंग से जब काम करते हैं, तो दिन भर में कितनी टोकरी बना लेते हैं? कितनी टोकरी बनाएंगे? वही 10-12 बनाएंगे। 10-12 बना लेते हैं। तो उससे कितना आमदनी हो जाता है? वही होता है 150 रुपया होता है। 150 रुपया हो जाता है। यानी घर पे ही आप जो काम कर लेते हैं वो गांव में ही बिक जाता है। किसानों को ग्रामोत्थान संस्थान
प्रशिक्षित करता है, उनके सुख दुख को बांटता है, उनकी समस्याओं को साझा करता है और एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। किसानों को समय और परिस्थिति के हिसाब से समस्याओं के समाधान का गुर भी सिखाता है। देखिए, जो अगर ये आपके लग गया आपका फसल में कीड़ा, तो उस कीड़ा जो हम लोग बना रहे हैं कीट नियंत्रक, गौमूत्र, अकवन पत्ता, नीम पत्ता वगैरह वगैरह दे करके उसमें हम लोग हरी मिर्च और लहसुन को मिला दें तो वह कीटनाशक हो जाता है। उससे कीड़े मर जाएंगे और फिर हमारा फसल ठीक हो जाएगा। यह कल्पना से परे है कि जो गांव नदियों से घिरा है, जहां बरसात में एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए नदी के ऊपर पुल नहीं है, शिक्षा का अलग भी कमोबेश धुंधला है, उसके बावजूद किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। कभी जिस गांव की महिलाएं रक्त अल्पता की शिकार थी, कभी जिस गांव के युवक पलायन के लिए मजबूर थे, जहां बिजली तो है लेकिन खेती किसानी के लिए उसका कोई उपयोग नहीं, उसी गांव में आज लोग लाखों की फसल उगा रहे हैं और वह भी जैविक विधि से। यह किसानों के जज्बा, ग्रामोत्थान संस्थान के मार्गदर्शन और देशज तकनीक का प्रतिफल है। दुरूह प्राकृतिक अवस्थिति के बावजूद परमाडी गांव के किसानों ने कभी हार नहीं मानी। गांव का हर किसान हल चलाकर, अन्न उगाकर सबके पेट भरने का, पोषण उपलब्ध कराने की शपथ लेकर नए विहान का आवाहन करते हैं। परमाडी गांव के किसानों की सोच, सूझबूझ और जज्बा को सलाम। मैं किसान बनूंगा, मैं किसान बनूंगा, मैं किसान बनूंगा, मैं किसान बनूंगा। हल चला के अन्न उगा के सबका पेट भरूंगा, हल चला के अन्न उगा के सबका पेट भरूंगा। मीठे ताजे फल सब्जी से सबको पुष्ट करूंगा, मीठे ताजे फल सब्जी से सबका पेट भरूंगा। मैं किसान बनूंगा, मैं किसान बनूंगा। हमने आपको पहले भी कहा था कि यह गांव करोड़पति का गांव है। इस गांव में जितने सब्जी की उत्पादन होती है उसके माध्यम से इस गांव के किसान औसतन 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है और यह पूरे गांव के विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए काफ़ी मायने रखता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात करेंगे। अरे वाह गंदरू भाई, ये जानकारी तो बहुत ही अच्छी लगी। क्यों किसान भाइयों, जैविक विधि के द्वारा सब्जियों की खेती ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल गंदू भाई, लेकिन अब समय हो चला है हमारे किसान भाइयों से हमें विदा लेने का हो गया। हाँ। तो चलिए हम चलते चलते अपना पता बता दें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, हमें दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं अगले अंक में ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जोहार।